नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 8 जनवरी 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे यूजीसी की नई गाइडलाइंस, जिसके अनुसार अब बच्चे 3 साल की डिग्री है तो एक्सेलरेटेड डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 3 साल में करने के बजाय उसे 2.5 साल में कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जो लेट करना चाहते हैं यानी 3.5 साल में करना चाहते हैं वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपना टाइम पीरियड डिग्री कंप्लीट करने का। तो बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। पहला आर्टिकल ये है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हमारे पड़ोस में 2025 में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहनी चाहिए, क्या चैलेंजेस सरकार के सामने रहेंगे। तो आईआर से संबंधित ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से संबंधित डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक तो है मैथ्यू इफेक्ट और दूसरा आपके लिए केस स्टडी है। केस स्टडी बाद में बताता हूं, पहले मैथ्यू इफेक्ट सुन लीजिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है 2 स्कॉलर हैं, अब दोनों ने देखो सिमिलर क्वालिटी का रिसर्च पेपर लिखा, मतलब दोनों ने जो रिसर्च पेपर लिखा वो सेम क्वालिटी का है, लेकिन पहले जो स्कॉलर हैं प्रिया, उनको मिली ज़्यादा रिकॉग्निशन क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, वो ऑलरेडी फेमस हैं। लेकिन दूसरे जो स्कॉलर थी सुप्रिया, उनको सिमिलर क्वालिटी का रिसर्च पेपर होने के बावजूद उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई जितना फर्स्ट स्कॉलर को मिली। ये क्या है? ये मैथ्यू इफेक्ट है। देखो अमीर लोग यानी रिच लोग जिनके पास में रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको देखो और ज़्यादा पैसा मिलता है। अब कोई अमीर लोग है जिसके पास ऑलरेडी 100 करोड़ की संपत्ति है, उसने पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी से रेंट आता है, तो वो और ज़्यादा अमीर होगा क्योंकि उसके रिसोर्सेज से और ज़्यादा पैसा बन रहा है। लेकिन जो देखो गरीब है, कई बार ऐसा हो जाता है सिस्टम, जैसे कोविड की महामारी आ गई तो जो पैसे ऑलरेडी गरीब पर्सन के पास में थे वो भी गरीब पर्सन से चले जाते हैं। तो रिच जो है वो और ज़्यादा रिच होते हैं, पुअर जो है वो और ज़्यादा पुअरर होते हैं, गरीब होते हैं। और कोविड-19 की महामारी में सेम ऐसा ही हुआ। ये देखो हर फील्ड में एप्लीकेबल है। जैसे कोई फेमस वकील है, उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए तो उन आर्ग्यूमेंट्स की ज़्यादा इज्जत होगी, उसे लोग वैल्यू करेंगे, बजाय इसके एक एवरेज वकील ने भी उससे भी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए तो उनकी लोग ना उतनी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जो फेमस वकील है उसने ऑलरेडी अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। तो वो जो भी बोलेगा लोग ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ देखेंगे, चाहे उसकी बात में दम ना हो तो भी। आपसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए। यूपीएससी की फील्ड में मैथ्यू इफेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? बताइए, मैथ्यू इफेक्ट यूपीएससी की फील्ड में कहाँ पे एप्लीकेबल है? अब केस स्टडी देख लीजिए। आप देखो एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हो, आपकी फॉरेस्ट डिवीजन में ना ह्यूमन और एलिफेंट्स के बीच में ना कन्फ्लिक्ट का मामला सामने आया है। एलिफेंट रिजर्व था वहां पे, उसके साथ एलिफेंट का एक कॉरिडोर था, बट गांव के लोगों ने वहां पे एंक्रोचमेंट करके अपने खेत वगैरह इस्टेब्लिश कर लिए। अब उनका आरोप है कि एलिफेंट्स का एक झुंड जो है उनकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहा है। और विलेजर्स ने बोला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा, एलिफेंट्स को नहीं रोकेगा, तो हम सिचुएशन हाथ में लेंगे, हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे ताकि वो हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। और एलिफेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो आप बताओ, सिचुएशन एस्केलेट हो गई है गांव वालों के बीच में और एलिफेंट्स के बीच में। आप डीएफओ हो तो आप कैसे एक्शन लोगे? व्हाट वुड बी योर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एकेडमिक फील्ड में इस इश्यू से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो यूजीसी की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है ना, उनके अनुसार यूजीसी अब ऐसा सिस्टम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसके अनुसार कोई स्टूडेंट अपना जो डिग्री प्रोग्राम है वो समय से पहले कंप्लीट कर सकता है। इसे बोलेंगे एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। मतलब 4 साल का प्रोग्राम है तो वो 3 साल में कंप्लीट कर सकता है, 2 मिनट में मैगी टाइप। और कुछ स्टूडेंट्स जो आराम से डिग्री करना चाहते हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हुए डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो 4 साल के बजाय 5 साल में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जिनको देखो कॉलेज जाना ही सिर्फ इसलिए है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर कैट की तैयारी करनी है, तो वो जाहिर तौर पे एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम ऑप्ट करेंगे। और कुछ बच्चे जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए कॉलेज में, तो वो चाहेंगे यार कॉलेज का समय सिर्फ एक बार आता है, जी लो जिंदगी जी भर के, तो वो लेट से कंप्लीट करेंगे। यूजीसी का देखो ये कहना है, हम ना हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ना कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड की बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास में काफ़ी ऑटोनमी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो हम भी हमारे देश में स्टूडेंट्स को इसी प्रकार से आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। राइटर बोलते हैं ये देखो अपने आप में काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है, और वो स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम को ऑप्ट करेंगे, यानी समय से पहले डिग्री कंप्लीट करना चाहेंगे, वो देखो जल्दी वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जल्दी वर्कफोर्स को ज्वाइन करके परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं और जल्दी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और जो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम वाले बच्चे होंगे, वो देखो अपनी सुविधा के अनुसार इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एंगेज कर सकते हैं अपने आप को। अब इनमें ना समय लगता है, डिग्री करने के साथ साथ वो नई स्किल सीख सकते हैं, तो ये सब फायदे होंगे दोनों के। देखो वैसे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है बच्चों को अगर सीखना है ना, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। हमें ऐसे ग्रेजुएट्स चाहिए जो ना सिर्फ अपनी चुनी हुई फील्ड में एक्सपर्ट हों, बल्कि बाकी फील्ड्स का भी उन्हें ज्ञान हो। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान तो देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी होना चाहिए। यह है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की सहायता से चलेंगे तो जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे ना, उनके पास में ज़्यादा सॉफ्ट स्किल होंगी, क्रिएटिव स्किल्स होंगी और इनोवेशन के लिए आइडियाज़ होंगे। क्वेश्चन ये उठता है कैसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा। जैसे देखो 4 साल के अंदर ना किसी स्टूडेंट को, मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, 120 क्रेडिट लेने हैं, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 3 क्रेडिट हैं, तो टोटल 4 साल की डिग्री उसे कंप्लीट करने के लिए 120 क्रेडिट चाहिए। तो वो देखो 3 साल के अंदर ही 120 क्रेडिट हासिल कर लेता है, तो उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब उस बच्चे पर डिपेंड है कि वो नॉर्मली 4 साल में उसे 120 क्रेडिट लेने थे और काफ़ी सारे सब्जेक्ट पास करने थे, उसने 3 साल में कर दिया तो बढ़िया है, ले जाओ भाई डिग्री। और वो एक्सटेंड करना चाहता है तो 5 साल में इतने क्रेडिट हासिल कर ले। अब क्रेडिट सिस्टम में ना मोबिलिटी भी अचीव होगी, मतलब किसी बच्चे ने ना एक कॉलेज में एजुकेशन हासिल की, 24 क्रेडिट हासिल कर लिए 1 साल में। अब वो बच्चा कहता है कि मैं तो देखो किसी और दूसरे राज्य के कॉलेज में जाके पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके जो 24 क्रेडिट है ना वो वेस्ट नहीं होंगे, वो 24 क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे उस कॉलेज में जहां पे अब वो पढ़ना चाहता है। तो मोबिलिटी भी इंश्योर होगी इस क्रेडिट सिस्टम से। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं, राइटर चैलेंजेस की बात करते हैं। जैसे देखो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अब फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की डिग्री है, अब देखो डेप्थ चाहिए पढ़ाई में। अब कोई 4 साल की डिग्री 3 साल में कंप्लीट करेगा तो जाहिर तौर पे उसने कब लैब अटेंड करी होंगी, थोड़ा कम रिसर्च किया होगा, कम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे। अब ऐसे बच्चे जब देखो पास आउट होंगे इंजीनियरिंग से, तो फिर देखो मशीनें भी कांपेंगी ऐसे लोगों के साथ काम करने में। समझ गए पॉइंट? आप समझ गए होंगे ना। राइटर बोलना चाहते हैं सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट्स की अगर इस प्रकार से जल्दी डिग्री कंप्लीट करके बच्चे बाहर निकलेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने 4 साल के बजाय अब 7 साल में डिग्री कंप्लीट की है, अब देखो उनकी भी डिग्री की वैल्यू तो कम हो गई ना। आप 7 साल में 8 साल में डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, जो चीज आपको कम समय में सीखनी चाहिए थी उसको सीखने में आपने इतना समय लगा दिया, तो इसका मतलब आपकी डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपने बाकियों की अपेक्षाकृत काफी ज्यादा समय लिया, मतलब आप कम कैपेबल हो। पॉइंट आप समझ गए ना। देखो एक्सेलरेटेड इंजीनियरिंग डिग्री से ना टेक्निकल लर्निंग ओवर सिंप्लीफाई हो जाएगी और बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, जैसे लैब वर्क, प्रैक्टिकल वर्क्स, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बच्चों में डेवलप होती है निश्चित पीरियड में, फॉर एग्जांपल 4 सालों में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी। और दूसरा देखो राइटर ये बोलते हैं
ये जो एक्सटेंडेड डिग्री ऑप्शन है ना कि हाँ भाई ज़्यादा समय ले लो डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी स्पेशलाइजेशन की, रिसर्च करने की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, बट देखो बच्चों के ऊपर ना फाइनेंशियल बर्डन और पेरेंट्स के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं ऑप्ट करेंगे जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। तो जिनके पास में पैसा है सिर्फ उनके लिए ये टूल बन के रह जाएगा। फिर राइटर बोलते हैं अगर देखो हमें हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये एक्सेलरेटेड एंड एक्सटेंडेड डिग्री फॉर्मेट इंप्लीमेंट करने हैं ना, तो सिलेबस को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, टीचिंग मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे और यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से अप्रूवल चाहिए। तो बहुत ताम झाम है, इंप्लीमेंट करना उतना ईजी नहीं है। और देखो ये दोनों जो प्रोग्राम है ना, एक्सेलरेटेड डिग्री और एक्सटेंडेड डिग्री वाले, तभी इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं जब डिजिटलाइजेशन आएगा एजुकेशन में, कि बच्चा डिजिटली पढ़ के उसने जो एग्ज़ाम 4 साल में पास करने थे 3 साल में कर लिए। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन की सहायता से उसने कोर्स पहले कंप्लीट कर लिया, सीख पहले लिया। बट देखो हर कॉलेज में तो डिजिटलाइजेशन का स्तर उतना बढ़िया नहीं है ना। अब शहरों के कॉलेज हैं, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन अच्छा है। अब कोई किसी राज्य के रिमोट एरिया में कोई कॉलेज है, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन का लेवल अच्छा नहीं है, रिमोट एरिया है वो, तो डिजिटल डिवाइड है। क्या सभी स्टूडेंट को एक समान फायदा होगा इस पूरे नए प्रोग्राम का? और देखो और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, उनका इवैल्यूएशन और क्रेडिट ट्रांसफ़र, मतलब उसने जल्दी क्रेडिट हासिल कर लिया फॉर एग्जांपल 2 साल में, तो उनको ट्रांसफ़र करना, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने पर भी क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये सब कैसे मैनेज होगा अभी तक तय नहीं है। तो यहाँ पे चैलेंजेस हैं। तो हमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क थोड़ा मजबूत बनाना होगा अगर यूजीसी के नई गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है तो। और दूसरा देखो इक्विटी की प्रॉब्लम है। अब वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड है ना, जो गरीब घरों के हैं, गांव के हैं, उनको कई बार ना प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती, तो वो लोग इस यूजीसी की नई गाइडलाइंस का ठीक से फायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की आवश्यकता है। फिर देखो फैकल्टी का एडेप्टेशन का इशू है। बहुत सारी फैकल्टीज क्या इस नए सिस्टम से अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, करिकुलम चेंज करना पड़ेगा और नए सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी फैकल्टीज रेसिस्ट करती हैं कि नहीं भैया पुराने वाला सिस्टम सही था, हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, ये जो चैलेंजेस है ना, इनको देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ में एड्रेस करना जरूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैकल्टी और स्टाफ का टाइमली रिक्रूटमेंट करना होगा और ये इंश्योर करना होगा सभी जो सेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के, उनको फ़ायदा मिले इस नए सिस्टम का। तभी देश के हायर एजुकेशन सिस्टम में हम ये बदलाव ला पाएंगे और हमारी जो ड्रीम है भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 आते आते, ये ड्रीम हम हासिल कर पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, साउथ एशिया में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 का ये जो टॉपिक है ना, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, पिछले कुछ समय में ना साउथ एशिया में विभिन्न देशों के बीच में पार्टनरशिप्स, राइवलरी यानी दुश्मनी और जियोपॉलिटिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो 2025 में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है साउथ एशिया के संदर्भ में, वो हम इस आर्टिकल में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, जो बड़ी पावर्स है ना जैसे यूएसए वगैरह, उनका जो इंटरेस्ट है ना साउथ एशिया में पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। पहले इंटरेस्ट यूएसए का साउथ एशिया में इसलिए था, एक तो यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद थी, आज के समय में यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है। 2021 में यूएस की आर्मी छोड़ के जा चुकी है अफगानिस्तान। दूसरा, कश्मीर इशू पे जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता था ना, तो वर्ल्ड इसे बोलता था न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, क्योंकि वर्ल्ड को यह लगता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर युद्ध स्टार्ट हो गया ना, तो वर्ल्ड के लिए डिजास्टर होगा, क्योंकि दोनों देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
इसलिए यूएसए थोड़ा इंटरेस्ट लेता था दोनों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए। यूएसए का साउथ एशिया में इंटरेस्ट हुआ करता था। बट आज के समय में देखो साउथ एशिया रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से यूएसए ने बोल दिया है साउथ एशियन कंट्रीज़ को कि भाई हमें दूसरे काम निपटाने हैं, जैसे चाइना से निपटना है और टिकटॉक देखना है, इस वजह से आप अपना देख लो। मतलब साफ है, बड़ी पावर्स का इंटरेस्ट साउथ एशिया में कम है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट यह है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस देखो पिछले 5 सालों से तो शांत पड़े हैं। जो एलओसी है पाकिस्तान के साथ इंडिया की रिलेटिवली पीसफुल है, मतलब पीसफुल ही है। पहले तो एलओसी पर भी फायरिंग होती रहती थी और पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन तो बंद नहीं हुई है टेररिस्ट की, लेकिन पहले जितनी फ्रीक्वेंट नहीं है। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब भी होती है लेकिन पहले से काफ़ी कम। और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, अभी कोई ट्रेड नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरेक्शन नहीं है। इंडिया का पाकिस्तान में हाई कमिश्नर नहीं है, पाकिस्तान का इंडिया में हाई कमिश्नर नहीं है पिछले 5 सालों से। तो रिलेटिवली पाकिस्तान के साथ ठंडा पड़ा है पूरा सिस्टम। और ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोबारा से टकराव नहीं होगा या फिर उबाल नहीं आएगा रिश्तों में, कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होगा। फिलहाल के लिए ठंडा पड़ा है, आगे देखो कुछ भी हो सकता है। और इसका एक रीजन भी है, रीजन है अफगानिस्तान। आज पाकिस्तान की ज़्यादा जो एनर्जी है ना वो अफगानिस्तान पे है। देखो अफगानिस्तान में ना तालिबान को पाकिस्तान ने खूब सपोर्ट किया, ये सोच के कि ये तो हमारा चमचा है, अगर तालिबान सत्ता में आ गया तो हमारी कठपुतली के तौर पे काम करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही तालिबान सत्ता में आया तो फिर देखो तालिबान ने तो पाकिस्तान को नचा कर रख दिया। अब दोनों देशों के बीच में रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। शुरू में तो तालिबान ने पाकिस्तान को आंख दिखानी स्टार्ट की ना, तो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाने लगा कि ये इंडिया के कहने पे तालिबान ऐसा कर रहा है, इंडिया की चाल है हमारे अगेंस्ट। बट अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान ये फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं कर रहा है कि इंडिया की वजह से ऐसा हो रहा है। दोनों के बीच में रिश्ते काफ़ी खराब हो गए हैं। नौबत ये आ गई है, तहरीक तालिबान जो एक आतंकी ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान के अंदर शरिया लागू करना चाहता है। अब टीटीपी के जो मेंबर्स हैं ना वो अफगानिस्तान में चले जाते हैं, वहाँ पे तालिबान उनको शरण देता है और पाकिस्तान इस चीज़ से चिढ़ता है कि हमारे यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो आपके यहाँ पे रह के आराम से रह रहे हैं, आप ऐसा मत करिए। तो पाकिस्तान ने ना अभी अफगानिस्तान के अंदर जाके टीटीपी के मेंबर्स के ऊपर में ना अटैक कर दिया, काफ़ी लोगों की जान चली गई। बाद में तालिबान ने बोला वो बच्चे थे, तुमने बच्चों को मार दिया, हम इसका बदला लेंगे। मतलब रिश्ते बहुत ही खराब हैं इन दोनों के बीच में आज के समय में। इसके बाद बात आती है तीसरे पॉइंट की। साउथ एशिया में तीसरा पॉइंट सार्क मतलब साउथ एशियन कंट्रीज की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2024 के बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन कतई ठंडे बस्ते में पड़ी है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। और सार्क के मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन ये सब भी कम हुआ है। अब देखो इंडिया को ना कुछ करना होता है ना तो इंडिया रीजनलिज्म पे फोकस नहीं कर रहा है, इंडिया बायलेटरलिज्म पे फोकस करता है। इंडिया भूटान के साथ अलग से डील कर लेता है, नेपाल के साथ अलग से, श्रीलंका के साथ अलग से डील कर लेता है, ग्रुप में डील नहीं करता इन देशों के साथ में इंडिया। अब आता है चौथा पॉइंट इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड। देखो बेशक डिसएंगेजमेंट हो चुका है बॉर्डर पर, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में रिश्तों का फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। कैसे? अभी खबर आई कि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम इस्टेब्लिश कर रहा है जिससे इंडिया को बहुत खतरा होगा। और भी बहुत सारे जो रिश्ते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, मतलब और बहुत सारे जो इश्यूज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, वो रह के आते रहेंगे। और बॉर्डर इश्यूज तो अभी भी रिजोल्व नहीं हुए हैं पूरी तरह से, बेशक डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो इंडिया चाइना के बीच में फ्लक्चुएशन आता रहेगा, कभी रिश्ते थोड़े ठीक कभी खराब, ऐसा चलता रहेगा। दोनों देशों के बीच में देखो डिस्ट्रस्ट काफी ज्यादा है, बहुत अविश्वास है। चाइना अपने आप को सुपर पावर समझने लगा है, इंडिया को दबाना चाहता है। बट इंडिया
चाइना के सामने पुष्पा है, अपन झुकेगा नहीं। समझ गए? एक कंसेप्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था, सबसे बड़ा जो डैम बन रहा है ना चाइना में, यारलुंग सांगपो रिवर के ऊपर, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे 2025 में। देखो, हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन देशों के साथ ना हमारे रिश्ते जो है ना कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करते रहेंगे चाइना की तरह। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई अब तो रिश्ते बहुत ही बढ़िया हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, कभी नहीं होगा ऐसा। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के समय में रिश्ते बहुत अच्छे थे, जैसे ही शेख हसीना गई रिश्ते थोड़े ठीक से नहीं हैं, अभी खराब तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। जो काम चलाऊ सरकार है वहाँ पे उसके साथ में चीज़ें सरकार सुधारना चाहती है, लेकिन वो शेख हसीना का एक्सट्राडिशन मांग रहे हैं, इस वजह से थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो राइटर ये बोलते हैं इंडिया ना पड़ोसी देशों के साथ में ना रिश्ते मैनेज करने के लिए ना लगातार फायर फाइटिंग करता रहेगा। फायर फाइटिंग मतलब लगातार कुछ ना कुछ इंडिया मैनेज करने की कोशिश करेगा। जैसे काम चलाऊ सरकार बांग्लादेश में आई है ना, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए भारत ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा। ये क्या है? ये फायर फाइटिंग है, क्राइसिस को मैनेज करना। दूसरा स्मार्ट डिप्लोमेसी, मतलब इंडिया को दिमाग से खेलना होगा अपने पड़ोसी देशों के साथ में, और आउटरीच लगातार एंगेज करते रहना पड़ेगा। और इंडिया अब समझ चुका है कि पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते ऐसे ही रहने वाले हैं। लास्ट में राइटर ना कुछ सजेशंस देते हैं। जैसे सबसे पहला सजेशन, पाकिस्तान के संदर्भ में इंडिया को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के संदर्भ में इंडिया को कुछ नहीं करना चाहिए। अभी टाइम आया नहीं है पाकिस्तान के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का, ना ही पाकिस्तान के ऊपर अभी प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए। बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना देना चाहिए पाकिस्तान के संदर्भ में, और डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखना चाहिए पाकिस्तान से, अभी दूर से ही हाय हेलो। तालिबान के संदर्भ में इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। देखो, तालिबान अगर इंडिया का दोस्त है ना तो ये हमारे लिए हेडेक है, कोई अच्छी चीज नहीं है। मतलब तालिबान की दोस्ती हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। और दूसरा, तालिबान के साथ में हमारी दुश्मनी, ये तो देखो फिर माइग्रेन है, ये तो और ही बेकार है तालिबान के साथ में दुश्मनी। तो तालिबान वो पुलिस वाला है जिसकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। समझ गए? बस ठीक है, थोड़ा बहुत इंडिया अफगानिस्तान के लोगों को मदद करता है, उतना बहुत है। अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में इंडिया के प्रति प्यार है, वो बने रहना चाहिए, और इसके लिए लगातार अफगानिस्तान के लोगों की भारत को मदद करनी चाहिए। समझ गए? फिर राइटर ये बोलते हैं इंडिया को ना बड़ी बड़ी पावर्स जैसे यूएसए है, जापान है, जिनके साथ में हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं, तो इनको ना साउथ एशिया में लाना चाहिए। इनके पास में पैसे हैं, उन पैसों का यूज करना चाहिए साउथ एशिया में डेवलपमेंट लाने के लिए। इंडिया इनको बोलो भाई तुम आओ तो सही, पैसा लगाओ, हमारे पास में ब्लूप्रिंट तैयार है, हमने सब कुछ तैयारी कर रखी है, तुम पैसा लेके आओ तो सही, तो इससे फायदा होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना जैसे नेपाल, श्रीलंका, इनको ना इंडिया अपनी इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से कैसे ना कैसे लिंक कर दे, तो इन देशों को भी ना एक्सपोजर मिल जाएगा। और ये देश भी जैसे यूएसए, जापान इनसे अलाइंड हो जाएंगे, तो इनका इंटरेस्ट भारत के साथ में फिर लिंक्ड हो जाएगा। ये इंडिया ट्राई कर सकता है। समझ गए? जैसे इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, वो देखो चाइना के अगेंस्ट है, और यूएसए, जापान इनके साथ में है इंडिया क्वाड में। तो अगर ये देश भी क्वाड जैसे ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, कैसे ना कैसे करके इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से अलाइन हो जाते हैं, तो इसका फायदा भी इंडिया को होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिवर लिंकिंग चैलेंजेस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में यह बोला जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे देश में 4 जो बड़े सिटीज है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको आपस में लिंक करना। प्रोजेक्ट का नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये जो मैप में आप देख रहे हो, 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ना। जब देखो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो इससे देखो भारत में ना कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, ट्रेड बढ़ा,
ट्रैवल बढ़ गया विभिन्न शहरों के बीच में और देश को काफ़ी फायदा हुआ। मतलब एक शहर के जो लोग थे वो दूसरे शहर के लोगों से काफ़ी नज़दीक महसूस करने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो आपको पता है और नए नए रोड्स बन रहे हैं अच्छे अच्छे, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने वाला है और जल्द ही इसका इनाग्रेशन होगा। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में रोड से दूरी और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हाईवेज का नेटवर्क तो हमारे देश में मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पे 20 सालों तक कोई काम नहीं हो उसका, वो था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये भी वाजपेयी जी की ड्रीम थी, लेकिन उनकी 100वीं एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन किया। ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होगा। यह नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत पहला इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, पहले भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, केन रिवर से बेतवा रिवर तक पानी पहुंचाया जाएगा और इसके लिए एक कैनल यानी लिंक इस्टेब्लिश किया जा रहा है। यह है केन रिवर और ये है बेतवा रिवर, दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पानी पहुंचाया जा रहा है यहां से यहां, और डैम भी बनेगा, धोधन डैम, पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया सबमर्ज होगा। इस प्रोजेक्ट से फायदा देखो ये होगा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाला बुंदेलखंड रीजन जो है वो ड्रोट प्रोन रहता है, पानी की कमी रहती है। वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज लोगों को उपलब्ध होगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मिलेगी लोगों को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा इस लिंक के ऊपर, तो 100 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सारे फायदे होंगे। राइटर ये बोलते हैं, अक्सर देखो ऐसा नहीं है कि बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट ट्राई नहीं किए हैं। आमतौर पे जो दूसरे बड़े देश हैं ना, उनके पास में कैपेबिलिटी है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने की, बट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, इस वजह से ना वो जनरली अवॉइड करते हैं इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, हमारे देश में ना 1975 में एक फरक्का बैरेज बना था। ये गंगा रिवर में बना था, ताकि गंगा रिवर से जो पानी है वो थोड़ा हुगली रिवर की तरफ में डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि जो कोलकाता पोर्ट है ना, कोलकाता पोर्ट सूख रहा था, इस वजह से नेविगेशन में वहां पे दिक्कत आ रही थी। तो इस उद्देश्य के साथ में ये फरक्का बैरेज बना था 1975 में। बट देखो हुआ क्या, जब ये बैरेज बन गया ना, तो बैरेज बनने के बाद में जो अपस्ट्रीम एरिया है ना, बैरेज से पहले का एरिया है, वहां पे जो सिल्ट है ना वो जमा होना स्टार्ट हो गया, बड़े बड़े सेडिमेंट्स जमा होने स्टार्ट हो गए, और नीचे का जो एरिया है फरक्का बैरेज के बाद वाला जो डाउनस्ट्रीम वाला एरिया था, वहां पे रिवर का कोर्स चेंज हो गया, पानी की कमी रहने लगी और रिवर का रास्ता चेंज हो गया। इस वजह से देखो वहां पे ना लैंड ग्रैबिंग स्टार्ट हो गई। लैंड ग्रैबिंग मतलब रिवर का पानी सूख गया, तो बहुत सारे जो लैंड माफिया थे उन्होंने सूखे हुए लैंड पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ये सब चीजें हुई। और दूसरा देखो, एक चीज आप ये देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ज्यादातर रिवर्स ना सूख रही हैं, ज्यादातर रिवर सूख रही हैं। आज चलो मान लिया केन रिवर के पास में पानी है, क्या गारंटी है कि 10 साल बाद भी केन रिवर में उतना ही पानी रहेगा जितना आज है? कोई गारंटी नहीं है ना। और फिर राइटर ये बोलते हैं, वैसे देखो वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर लगातार कोशिश कर रहा है कि वाटर कॉन्करेंट लिस्ट में आए ताकि हम भी इस पे कानून बना सकें, बट खास करके अपोजिशन की सरकारें ये मानेंगी नहीं, वो बोलेंगी नहीं वाटर स्टेट सब्जेक्ट ही रहना चाहिए। और आपको पता है आज के समय में ना विभिन्न राज्यों के बीच में कन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा पैदा हो रहा है एक रिवर के पानी के बंटवारे को लेके। तो अब आप एक बात बताइए, ये रिवर के पानी के बंटवारे को लेके जो इशू रहता है वो कोर्ट में केसेस पेंडिंग रहते हैं, पानी एक इमोशनल इशू है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद है, ऐसे बहुत सारे केसेस ना जुडिशरी के सामने पेंडिंग है। और अब एक बात बताओ, केन बेतवा लिंक बना दिया, कल को मध्य प्रदेश ने बोल दिया कि नहीं भाई हम पानी नहीं देंगे, केन में खुद ही कम हो गया, अब हम पानी नहीं देंगे, बेतवा रिवर को हम बंद कर रहे हैं, डैम वगैरह, तो उत्तर प्रदेश क्या कर लेगा? मतलब मध्य प्रदेश ने ऐसा कर लिया तो फिर उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकेगा, फिर से ये डिस्प्यूट चला जाएगा जुडिशरी के पास में और वो पेंडिंग रहेगा।
तो राइटर बोलते हैं कम से कम आप ये रिवर्स को लिंक करने वाले प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हो, एक अच्छा आर्किटेक्चर तो इस्टेब्लिश करो ना, कि दो राज्यों के बीच में रिवर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो कैसे वो मामला सोल्व होगा। अदरवाइज तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनते जाएंगे और विभिन्न राज्यों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो राइटर एक सजेशन देते हैं, आप एक नेशनल कमीशन फॉर बेसिन मैनेजमेंट बना दो। इस नेशनल कमीशन फॉर बेसिन मैनेजमेंट में ना स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो, सेंटर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो और एक्सपर्ट्स हों। ये जो नेशनल कमीशन फॉर बेसिन मैनेजमेंट है ना, ये सभी पार्टीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला ले कौन सा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। तो सब कुछ ये डिसाइड करे नेशनल कमीशन फॉर बेसिन मैनेजमेंट। और दूसरा राइटर देखो ये बोलते हैं, अभी जैसे केन बेतवा लिंक बनाया, मान लीजिए बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में पानी आ गया, अब सरकार अगर ध्यान नहीं देगी ना तो ना बेतवा के नजदीक जो इलाके हैं जहां पे पानी आ जाएगा वहां पे लोग फिर वाटर इंटेंसिव क्रॉप से उगाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब पानी वाली फसलें, और कुछ ही समय बाद फिर वहां पे पानी फॉर एग्जांपल कम आना स्टार्ट हो गया तो किसानों की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये सब कुछ ना थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ भाई प्रोजेक्ट बना दिया अब अपने आप रैंडम चीजें होती रहेंगी। नहीं भाई, थोड़ा एक सोच समझ के करो सारा प्लानिंग। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है केन बेतवा लिंक के बारे में। आप ये अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस किया यूजीसी की नई गाइडलाइंस का। बच्चों के लिए एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम होगा और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम भी होगा। बच्चे डिग्री जल्दी से भी कंप्लीट कर सकेंगे और लेट भी कंप्लीट कर सकेंगे। नए सिस्टम के फ़ायदे क्या होंगे, वर्कफोर्स में जल्दी एंट्री, ज़्यादा जल्दी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी ट्यूशन फीस की जो बच्चे जल्दी डिग्री कंप्लीट करेंगे। और एक्सटेंडेड के फ़ायदे होंगे, बच्चे रिसर्च कर सकेंगे, इंटर्नशिप कर सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइन करता है। बट चैलेंजेस क्या हैं? एक्सेलरेटेड फॉर्मेट के चैलेंज ये हैं, सुपरफिशियल लर्निंग और एजुकेशनल आउटकम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। एक्सटेंडेड फॉर्मेट में क्या नुकसान है? नुकसान ये है उनकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी वो इतना लेट कंप्लीट करेंगे तो। फिर डिजिटल डिवाइड का भी खतरा है, फैकल्टीज अडेप्ट करेंगे नहीं करेंगे नए सिस्टम के साथ में। ये सारे नुकसान हमने डिस्कस किए। रिवर लिंकिंग वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसमें हमने ये डिस्कस किया, देखो अभी जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, पहला प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत। बेनिफिट काफ़ी हैं। केन रिवर से पानी ट्रांसफर होगा बेतवा में, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेगी बहुत से लोगों को बुंदेलखंड में, पीने का पानी मिलेगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। लेकिन देखो नुकसान भी काफ़ी हैं। नुकसान जैसे कि कल को देखो केन रिवर में पानी कम हो गया, फिर क्या करेंगे? इन्वायरमेंट का नुकसान तो पहले हम झेल चुके हैं, फरक्का बैरेज जब हमने बनाया था ये नुकसान है। और अभी ना विभिन्न राज्यों के बीच में रिवर डिस्प्यूट चलता रहता है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव आर्किटेक्चर नहीं है। तो केन और बेतवा को लेके फ्यूचर में अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या करेंगे? तो ये नुकसान है। फिर पड़ोस में हमारी पॉलिसी कैसे रहनी चाहिए, यह आर्टिकल हमने डिस्कस किया। पहला, ग्रेट पावर्स का 5 पॉइंट हैं। ग्रेट पावर का इंटरेस्ट खत्म हो गया है हमारे साउथ एशिया में। दूसरा, पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठंडे बसते हुए हैं पिछले 5 सालों से, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में उलझा हुआ है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम नहीं कर रहा है 2014 के बाद से। इंडिया बायलैटरली पड़ोसी देशों के साथ में डील कर लेता है। इंडिया चाइना रिलेशन फ्लक्चुएट करेंगे, कभी अच्छे तो नहीं होंगे, कभी नॉर्मल, कभी ख़राब हो जाएंगे, तो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता इंडिया। और छोटे छोटे जो देश हैं ना हमारे साथ पड़ोस में, उनके साथ में इंडिया फायर फाइटिंग करता रहेगा। स्मार्ट डिप्लोमेसी और आउटरीच की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये यूजीसी के नई गाइडलाइन वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर नेबरहुड पॉलिसी वाला जो आर्टिकल था उसके बेस पे ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये भी 15 मार्क्स का है। 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।